दोस्तों क्या हो अगर ऐसा तूफान आए जो कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बर्फ से जमा दे, जिससे पृथ्वी का संतुलन पूरी तरह से हिल जाए। तो कुछ ऐसा ही होता है इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम अंटार्कटिका में बने रिसर्च सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर 3 वैज्ञानिक बर्फ का सैंपल ले रहे होते हैं। लेकिन तभी रिसर्च करते हुए इनके नीचे की बर्फ टूटने लगती है, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ी खाई बन जाती है और इसमें जेसन नाम का बंदा भी गिर जाता है और उसके दोनों साथी किसी तरह से उसे बचा लेते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी खाई कैसे बन गई और इतनी बड़ी सतह टूटने का कारण क्या है। खैर जो भी हो, यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम दिल्ली का सीन देखते हैं, जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर यूएन की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ जेक नाम का बंदा बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें कितना खतरा है, क्योंकि उसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है और अगर वक्त रहते हमने कुछ भी नहीं किया तो 100-200 सालों में सभी ग्लेशियर टूट जाएंगे, जिससे धरती पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। अब जेक की बातों की गहराई ना समझकर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट उसकी बात को नजरअंदाज करते हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए इस पे ध्यान देते हैं। अब जेक मीटिंग खत्म करने के बाद बाहर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात प्रोफेसर टेरी से होती है, जो कि एक फेमस ओशिनोग्राफर होते हैं और वे जेक की बात से सहमत होते हैं, इसलिए वो उसकी तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टोक्यो का सीन देखते हैं, जहाँ पे भारी तूफान आया होता है। पहले तो ये तूफान सभी को नॉर्मल लगता है, पर ये तूफान कुछ ही देर में भयानक रूप ले लेता है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे होते हैं, जिसकी चपेट में आने से लोगों की मौत हो रही होती है। अब फिर से हम जेक को देखते हैं, जिसका बेटे का नाम सेम होता है। दरअसल सेम ने एक क्विज कंपटीशन में भाग लिया है, इसलिए वो न्यूयॉर्क जा रहा है, इसलिए जेक उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जा रहा है। जिसके बाद हम सैटेलाइट के अंदर बैठे कुछ वैज्ञानिकों को देखते हैं और वो रिसर्च करके पता लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक तूफान बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अब तक सेम भी अपने 2 साथियों के साथ प्लेन के अंदर बैठ चुका होता है और वह प्लेन जैसे ही उड़ान भरता है तो वो उसी खतरनाक तूफान की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से प्लेन तेजी से हिलने लगता है। इधर स्कॉटलैंड वेदर रिसर्च सेंटर में टेरी देखता है कि दुनिया के सभी समुद्र के तापमान धीरे से घट रहा है, जिससे वह समझ जाता है कि जेक की बात बिल्कुल सही है। अब तक सेम भी सही सलामत नीचे उतर चुका होता है, यानी कि लोगों ने उस तूफान को पार कर लिया। लेकिन सेम आसमान में देखता है, जहाँ पे ढेर सारे बर्ड्स कहीं जा रहे होते हैं, जिसे देख के सेम पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन इन बर्ड्स के साथ साथ कई सारे जानवरों को इसका अंदाजा हो चुका था कि यहाँ थोड़ी देर में तूफान आने वाला है। अब सेम का क्विज स्टार्ट होता है, जहाँ पे दुनिया के सारे बच्चे आए थे। यहीं पर एक जीडी नाम का लड़का लोरा के साथ फ्लर्ट करता है, जो देखकर सेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सेम अपनी दोस्त लोरा को पसंद करता है और वो लोरा के लिए ही इतनी दूर आया है। इधर जेक सो रहा होता है कि तभी उसे टेरी का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि समुद्र का तापमान धीरे धीरे घट रहा है, जिससे पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा संकट आने का खतरा है। अब जेक ये सब सुन के तो हैरान होता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब तो 100-200 साल में होता। इसी बीच हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस में भी बड़े बड़े तूफान आने लगे और यहाँ पे वही बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी गिर रहे हैं। इधर टोर्नेडो आने की वजह से कई सारे शहर भी तबाह हो गए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी एक ही जगह पे धस रही है। जिसके बाद इसी मुद्दे को लेके कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसका हेड टॉम होता है और टॉम वाइस प्रेसिडेंट का असिस्टेंट होता है, जो कि दुनिया भर से आए वैज्ञानिकों और वेदर एक्सपर्ट से बात करता है, जिसमें जेक टॉम को बताता है कि समुद्र का तापमान धीरे धीरे घट रहा है और ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है, जिससे पृथ्वी का पूरा इकोसिस्टम ही अनबैलेंस हो चुका है और हमें अब इस खतरे को झेलना होगा। अब जेक कहता है कि हमें गवर्नमेंट को अलर्ट करना होगा, लेकिन टॉम कहता है कि सबसे पहले तुम्हें सबूत लाना होगा कि सच में ऐसा है, तभी मैं प्रेसिडेंट को मना पाऊंगा। अब इसके लिए जेक टपोरा से मिलता है, जो कि नासा की मेंबर होती है और वो जेक की बातें सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जेक समय को ना गवाते हुए जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और अपनी रिपोर्ट के अनुसार कई सारी बातें वाइस प्रेसिडेंट को बताता है कि हमें जल्द से जल्द शहरों को खाली कराना होगा, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा खतरा तो नॉर्थ में बसे शहरों को है। पर प्रेसिडेंट उसकी बात को नहीं मानता। इधर हम सेम और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि शेल्टर लेने के लिए जीडी घर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तूफान का असर होने लगा था। इधर 3 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहे होते हैं कि तभी उसका फ्यूल जम जाता है और तो और तुरंत ही उसके पंखे भी जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों हेलीकॉप्टर जमीन पे गिरते हैं और जमीन पे आते ही उसके अंदर तीनों बैठे सोल्जर भी जम जाते हैं। इधर टेरी अभी भी वेदर पे नजर बनाए हुआ था, जहाँ वो जेक को फोन लगा के कहता है कि अचानक से तापमान -150 में चला गया है। ये सुनकर जेक जल्दी से स्कॉटलैंड का डेटा देखता है तो पाता है कि ये तो यूरिकन है, जो कि बहुत ही तेजी से फैल रहा है। वहीं न्यूयॉर्क में भी बहुत ही तेजी से बारिश होने लगती है, जिससे शहर में बहुत ही पानी भरने लगता है। तब ये देखकर जीडी कहता है कि मेरा भाई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, तो हमें उसे बचाने के लिए जाना होगा। अब ये लोग न्यूयॉर्क की सड़कों पे निकल जाते हैं, जहाँ पर चारों ओर पानी भरा हुआ था और लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के सड़क पे ही गए थे, क्योंकि शहर की चारों ओर की सड़कें बंद थी। अब ये लोग इन्हीं गाड़ियों पे होते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम लोगों को पता था कि समुद्र का पानी सुनामी बनकर इनकी ओर बढ़ रहा है।
लेकिन इससे पहले कि इसकी चपेट में सैम और उसके साथी आते हैं, वे सभी जाके एक लाइब्रेरी में छुप जाते हैं। इधर टेरी अभी भी रिसर्च कर रहा होता है, जहाँ वो जेक को बताता है कि ये यूरिकेन बहुत ही तेजी से फैल रहा है और जिससे ये 24 घंटे में पूरी पृथ्वी को बर्फ से जमा देगा। अब ये देखकर जेक टेरी को कहता है कि तुम लोग जल्दी से स्कॉटलैंड से निकल जाओ, लेकिन टेरी मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि टाइम बीत चुका है और वो अब यहाँ से नहीं जाएगा। अब जेक को अपने बेटे सैम की चिंता होती है, इसलिए वो जल्दी से उसे कॉल करता है और भाग्य से उसका संपर्क हो भी जाता है, जहाँ सैम अपने डैड को कहता है कि हम लोग एक लाइब्रेरी में छुपे हुए हैं। अब ये सुनकर जेक उसे वहीं रहने के लिए कहता है और वह जितना हो सके खुद को गर्म रखने की कोशिश करे और जेक अपने बेटे से वादा भी करता है कि वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। ये सुनकर सैम को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही पल उनकी सांसें थम जाती है क्योंकि उनकी लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत ही बड़ा कार्गो शिप घूम रहा होता है, जो देखकर वो लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इधर प्रेसिडेंट के द्वारा फिर से एक मीटिंग की जाती है, जहाँ पे जेक को बुलाया गया था क्योंकि अब तक सब लोग समझ चुके होते हैं कि ये खतरा बहुत ही बड़ा है। अब जेक इस खतरे की पूरी गहराई को बताता है, जिसके बाद वो कहता है कि ये तूफान 8 से 10 दिन चलेगा और ये भी कि जल्दी से हमें साउथ में जाना होगा, नहीं तो हम लोग बर्फ में जम के मर जाएंगे। अब जेक की बात सुनकर प्रेसिडेंट मान जाते हैं और उत्तर में जितने भी देश होते हैं उन सभी को खाली करके साउथ में जाने के लिए कहते हैं। वहीं हम लाइब्रेरी में फंसे सैम के साथ लोगों को देखते हैं, जो कि बाहर का नजारा देख के अनुमान लगाते हैं कि बाहर का पानी जम रहा है जिसके ऊपर चलना संभव है। तो ये देखकर कई लोग तो अपने शहरों की ओर पैदल ही निकलने लगते हैं और सैम उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि तूफान अभी थमा नहीं है, बल्कि ये तूफान तो कुछ ही देर में और भी खतरनाक हो जाएगा, जिससे कि लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह जमने लगेंगे। और सैम की इस बात को केवल कुछ ही लोग समझ पाते हैं, बाकी लोग बाहर की ओर निकल के चलने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ जेक अपने बेटे को बचाने के लिए निकलने लगता है और इसमें उसकी मदद जेसन और फ्रैंक करते हैं, जो कि इसके कलीग होते हैं। अब तक यूएस के शहर को भी खाली कराकर मेक्सिको की ओर भेजा जाता है, क्योंकि ये तूफान कुछ ही देर में यूएस से टकराने वाला था। इधर सैम और उसके साथियों को काफी ठंड लग रही होती है, इसलिए वो लोग बुक चलाना स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही बात करते हुए सैम का साथी कहता है कि पूरा नॉर्थ का एरिया बर्फ से ढक चुका है, वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड यहाँ पे आ भी पाएंगे। और सैम को दोस्तों अपने ऊपर विश्वास होता है कि उसके डैड जरूर आएंगे। वहीं हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने सैम की बात नहीं मानी थी, वो लोग अब ठंड से मारे जा रहे होते हैं। इधर जेक अपने दोनों साथियों के साथ आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसकी कार भी अचानक बंद हो जाती है, इसलिए वो लोग अब पैदल ही आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। जहाँ वो तीनों लगातार आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक जेसन के नीचे की सतह टूट जाती है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता क्योंकि वो तीनों रस्सी से बंधे होते हैं। दरअसल दोस्तों उनके नीचे की सतह इसलिए टूटी होती है क्योंकि वो कांच की होती है। ये लोग मॉल के ऊपर चल रहे होते हैं, पर जेसन समझ चुका था कि ये रस्सी तीनों का भार नहीं उठा सकती, इसलिए वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर देता है। और इसी बीच वाइस प्रेसिडेंट को एक खबर मिलती है, मेक्सिको की ओर जाते हुए प्रेसिडेंट की मौत हो गई है उसी तूफान में फंसने के कारण, इसलिए उनका कारभार आपको सौंपा गया है। जिसके बाद हम लोरा को देखते हैं, जिसकी तबीयत बिगड़ रही होती है क्योंकि लाइब्रेरी में आते वक्त उसे चोट लग गई थी और अब उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है और तो और इनके पास इलाज करने के लिए कोई मेडिसिन भी नहीं होती। लेकिन तभी सैम कहता है कि बाहर जो कार्गो शिप घूम रहा है उसके अंदर मेडिसिन जरूर होगी। इधर नासा की मेंबर टपोड़ा टॉम को बताती है ये अगले 1 घंटे में ये तूफान न्यूयॉर्क को हिट करेगा। अब सैम और उसका साथी दवाई लेने के लिए उस कार्गो शिप में चढ़ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ भेड़िए भी लग जाते हैं जो कि पास ही के जू से भाग गए होते हैं। अब इन लोगों को मेडिसिन तो मिल जाती है, लेकिन इनके पीछे भेड़िए लग जाते हैं, जिन्हें ये लोग किसी तरह से चकमा देके लाइब्रेरी में वापस आते हैं और वहाँ पे जल्दी से किताबों को जलाने लगते हैं। अब तक वो तूफान भी इनके शहर तक आ चुका होता है, जिसकी चपेट में आने वाली हर चीज कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से जम गई होती है। इधर जेक और उसका साथी फ्रैंक दोनों बचने के लिए एक शेल्टर में चले जाते हैं, जहाँ फ्रैंक कहता है कि शायद तुम्हारा बेटा सैम में मारा गया हो। ये सुनकर जेक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अब ऐसे ही एक रात गुजर जाती है और सुबह होते ही सैटेलाइट में बैठे एस्ट्रोनॉट पृथ्वी को देखते हैं, जहाँ पे बर्फ धीरे धीरे पिघल रही होती है। इधर फ्रैंक और जेक भी उठते हैं तो देखते हैं कि बाहर का नजारा अब धीरे धीरे सुधर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मोटी परत की चादर बन गई होती है। अब जो भी हो, जेक फिर से अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकलता है और वो लोग अपने डिवाइस के माध्यम से उस लाइब्रेरी का पता कर लेते हैं, जो कि बर्फ की चादर से ढकी होती है। अब ये लोग अंदर जाते हैं, जहाँ जेक अपने बेटे को सही सलामत देख के काफी खुश होता है और वो दोनों गहरी सांस के साथ गले लगते हैं। इधर रेमंड, जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुका था, उसे जेक के बारे में बताया जाता है, जो सुनकर वो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स भेजता है। जहाँ रास्ते में आते हुए जेक देखता है कि पृथ्वी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। इधर रेमंड एक मीटिंग बिठाता है, जहाँ पे वो सबसे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने जेक की बात को पहले सीरियस नहीं लिया था। इधर सैटेलाइट में बैठे एस्ट्रोनॉट को देखते हैं, जो कि पृथ्वी का इस बार नजारा देख के हैरान होते हैं, क्योंकि कभी इससे पहले पृथ्वी इतनी साफ नहीं लगी, यानी कि पृथ्वी फिर से अपने पहले जैसे फॉर्म में आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।